पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित पुस्तक गढ़वाल का इतिहास। संपादक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 21वां अध्याय, गढ़ राज्य की संध्या। प्रद्युम्न शाह 1797 ईस्वी से 1804 ईस्वी। राजा प्रद्युम्न शाह इस समस्त उत्तर हिमालय प्रांत गढ़वाल और कुमाऊं के राज्य लक्ष्मी का अंतिम स्वामी माना जाता है। दूण घाटी लुटेरों से विपदग्रस्त। उस काल दूण की अवस्था काफी शोचनीय थी। GRC विलियम्स का कथन है कि सिख लुटेरों को राजा ने 4000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया था। उसके बदले सिख लुटेरों ने दूण की रक्षा करनी स्वीकार की थी और इन लूट धाड़ों को रोकने के लिए राजा ने प्रत्येक लुटेरे सरदार के लिए कुछ गांव जागीर में दिए ताकि तिमली और मोहंड की घाटियों से लुटेरे न आने पाएं। कांसरो और हरिद्वार के मार्ग में पहले कम संख्या में लुटेरे आते थे। जब गुर्जरों की शक्ति बढ़ी और पुंडी लोग शक्तिहीन होने लगे, रामदयाल लंढौरे वाले ने इन दो घाटियों को अपने हस्तगत किया और इन घाटियों से लूटमार दूर में आकर करने लगे। तब राजा ने इनको जागीरें दी। पुंडी राजा गुलाब सिंह के पास जागीर में 12 गांव थे और उसके लड़के बहादुर सिंह के पास कुल दूण का प्रबंध सौंपा गया था। गुलाब सिंह को ललित शाह की कमसिल लड़की खबास से उत्पन्न ब्याही थी। उसी से बहादुर सिंह पैदा हुआ था। इसी प्रकार जागीरें खैरी और राव सुकरौंदा व राव सहसपुर को मिली थी। इसके पश्चात नाजिम खां के नाती गुलाम कादिर ने इस लालच से कि अपने दादा की एक बार की विजित भूमि पर जो उनसे लूटे हुए बहुत काल व्यतीत हो गया था, फिर से हस्तगत करूं। उसने अपने दीवान मुनियार सिंह को साथ लेकर हरिद्वार की घाटी से दून पर आक्रमण किया। जहां कहीं वह दुष्ट गया, वहीं उसने रक्तपात किया, घरों में आग लगाता गया, देहरादून को विध्वंस किया, गुरुद्वारे लूटे और पवित्र गुरुद्वारे में गौहत्या की। परंतु वह विक्षिप्त हो गया। उसने देहरादून का प्रबंध उम्मेद सिंह के हाथ में दिया और चला गया। उम्मेद सिंह ने उसकी नौकरी ईमानदारी के साथ की। गुलाम कादिर के मर जाने के पश्चात उम्मेद सिंह ने देहरादून प्रद्युम्न शाह के हवाले कर दिया। परंतु 3 वर्ष बाद इसने अपने मालिक प्रद्युम्न शाह के साथ विश्वासघात करके राजा सिरमौर से मिलकर दूण पर सिरमौर से मिला दिया दूण को सिरमौर से मिला दिया। सिरमौर वालों ने अपना शासन जमाया और अपना अधिकारी भेजा जो पृथ्वीपुर में रहने लगा। राजा गढ़वाल और उम्मेद सिंह के बीच क्यों अविश्वास हुआ था, कुछ पता नहीं। प्रद्युम्न शाह ने मरहटों से मैत्री की, जिनको लूट धाड़ करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। वे तुरंत सहायता के लिए आए। अल्पकाल तक सिरमौर की सेना के साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, परंतु कुछ न हुआ। इस प्रकार उम्मेद सिंह ने अपना अधिकार दूण पर स्थित रखा। अपने नए मालिक के साथ 8-9 वर्ष तक इस प्रकार से रहा। तत्पश्चात फिर प्रद्युम्न शाह से मिल गया। उधर सिखों के आक्रमण भी होते रहे। उनकी देखा देखी भूखे राजपूत सहारनपुर के गुज्जर भी लूट धाड़ समय समय पर करते रहे। यह कहा जाता है कि उन दिनों जो भी अधिकारी श्रीनगर से देहरादून में रहता था, उसी ने अपनी उदरपूर्ति के लिए प्रजा को तंग करने में कोई कसर न रखी। उनकी सूची में एक हरि सिंह गुलेरिया, जो राजा का नातेदार था, और रामदयाल लंढौरे वाला सबसे पहले आने चाहिए। दूण की आय इतनी घटी कि लगभग 12,000 रुपये रह गए। इसके पश्चात एक झुंड मराठा लुटेरों का सहारनपुर की ओर से आया। उसने जो कुछ उससे हो सका किया, उससे कुछ अपने हाथ लगा लेते गए। उस समय रक्तपात कम हुआ, क्योंकि श्रीनगर से तब तक सेना नहीं पहुंच सकी। राजा प्रद्युम्न शाह के समय में देहरादून की भूमि इस प्रकार लुटेरों से तंग होती रही। राजा से उसकी पूरी रक्षा न हो सकी। इसका कारण यह था कि श्रीनगर में उस समय राज्य कर्मचारियों में ऐसी कोई भी प्रबल द्वेषाग्नि भड़क रही थी, जिसे एक महान विप्लव का सूत्रपात कहना चाहिए,
और कहना चाहिए कि यही द्वेष गढ़वाल के भाग्य सूर्य को अस्ताचल में पहुंचा देने का सूचक था। अस्तु अब दूण में कुछ शांति थी। उम्मेद सिंह वहां का प्रबंध करता था। यद्यपि उस समय सहसपुर के रायजादा पूरण सिंह और शिवराम सकलानी ने अपने को राज्य की ओर से अधिकार प्राप्त बतलाया, परंतु राज्य की ओर से उम्मेद सिंह ही सूबेदार रहा। इस बीच उम्मेद सिंह मर गया और श्रीनगर से घमंड सिंह नया सूबेदार दूण में भेजा गया, जो बड़े रौबदाब का मनुष्य था। शिवराम सकलानी श्रीनगर के जागीरदारों में से था। उसके पिता शीशराम ने सकलाना पट्टी जागीर में पाई थी। शीशराम श्रीनगर के सरदारों में से था। कोई कहते हैं कि कुछ कुंवर सिंह पराक्रम शाह का मंत्री था। जो कुछ भी हो, परंतु प्रतिष्ठित लोगों में से था। असफल गोरखा आक्रमण। गढ़वाल कुमाऊं के पूर्व में नेपाल प्रदेश है, जो इसी हिमालय के सिलसिले में विस्तीर्ण रूप से बसा हुआ है। उसके पूर्व में सिक्किम या सिक्किम राज्य अथवा दार्जिलिंग की छावनी, पश्चिम में कुमाऊं डोडी, उत्तर में हिमालय और तिब्बत, दक्षिण में नेपाल का की तराई से मिला हुआ गोरखपुर का जिला है, जो अवध में शामिल है। इस प्रदेश में गढ़वाल के सदृश छोटे छोटे ठकुरी राजा रहते थे। उनमें निवाड़ जाति का राजा विशेष बलवान था, जिसकी राजधानी काठमांडू थी। प्रसिद्ध इतिहास लेखक GRC विलियम्स और कैप्टन हार्डविक गोरखा युद्ध के सिलसिले में नेपाल राज्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार से लिखते हैं। गोरखा लोग नेपाली हैं और तिब्बत नस्ल के हैं, परंतु खास तातार खून उन अब तक उनमें है। नेपाल में बसने वाले हिंदुस्तानियों से उनकी बुद्धि और शक्ति इतनी बड़ी है कि उन्होंने नेपाल में छोटे छोटे राज्य बना लिए। इनमें से एक छोटा राज्य त्रिशूल गंगा है, जिसके असली राजपूत होने में अब तक शंका है। यद्यपि वे कट्टर हिंदू हैं और हिंदुओं के रीति रिवाज मानते हैं, तब भी उनका मूल पुरुष एक पर्वतीय जाति से विख्यात है, जिनको मग्गुर या मगर कहते हैं। सन 1765 ईस्वी के लगभग इस पर्वतीय जाति के एक सरदार पृथ्वी नारायण ने, जो इस मिले हुए राजपूत वंश से पैदा हुआ था और अधिकार फैलाने का इच्छुक था, पहले सेना को अंग्रेजी ढंग से बंदूक इत्यादि शस्त्रों और शिक्षा देकर सुसज्जित किया और खास नेपाल, काठमांडू, ललितापट्टन और भात गांव के राज्यों को, जो उसके पड़ोसी थे, अपने अधिकार में ले लिया। राजा काठमांडू की पुकार करने पर अंग्रेजी सरकार के कैप्टन किनबोच की अधीनता में सन 1767 में पृथ्वी नारायण के विरुद्ध सेना भेजी थी, परंतु अंग्रेजी सेना के हार जाने पर पृथ्वी नारायण बिना रोक टोक नेपाल पर शासन करने लगा और सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वी नारायण का पुत्र प्रताप सिंह नेपाल की गद्दी पर बैठा, परंतु 4 वर्ष पीछे मर गया। फ्रेजर का मत है कि 18 मास पीछे मरा। एशियाटिक रिसर्चेस खंड 11 पृष्ठ संख्या 499 और हैमिल्टन की किताब खंड 2 पृष्ठ संख्या 600 से 682 तक प्रताप सिंह का लड़का रण बहादुर, जो बालक था, अपनी माता राजेंद्र लक्ष्मी और चाचा बहादुर शाह की रक्षा और शिक्षा में नेपाल राज्य के सिंहासन पर सन 1775 में बैठा। यह दोनों अर्थात राजेंद्र लक्ष्मी एवं बहादुर शाह राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए आभ्यंतरिक फूट को त्याग कर विजय प्राप्ति के कार्य में प्रवृत्त हुए। पहल गोरखा लोग पश्चिम की ओर बढ़े। सन 1790 ईस्वी हर्षदेव जोशी की सहायता से अल्मोड़ा कुमाऊं की राजधानी को विजय किया और रामगंगा के पूर्व की ओर समस्त कुमाऊं उन्हें हस्तगत हुआ। तब उन्होंने यही हर्षदेव जिसका काम राजाओं को बनाने और बिगाड़ने का था, के निमंत्रण और आह्वान पर गढ़वाल पर आक्रमण किया। सन 1791 में वे अचानक गढ़वाल के लंगूरगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग पर चढ़ गए, किंतु राजा की सेना से पराजित होकर अंत में लौट गए। लंगूर श्रीनगर से बहुत दूर नहीं है। इस दुर्ग के
अंदर गोरखा 12 महीनों तक घिरे रहे। उनको सूचना मिली कि चीनी लोगों ने नेपाल पर आक्रमण कर लिया है, इसलिए वे सन 1792 ईस्वी में राजा से संधि कर नेपाल लौट गए। हर्षदेव जोशी को गवर्नर के रूप में अल्मोड़ा में रखा। 2 वर्ष पूर्व गोरखा सेना ने हिमालय को पार कर तिब्बत में टेसु लिम्पा का मंदिर, जो लामा के रहने के लिए पवित्र स्थान था, लूट लिया। बादशाह चीन ने धर्म रक्षक होने के कारण 70,000 चीनी सेना नेपालियों से बदला लेने के लिए भेजी। जब चीनी सेना नेपाल पहुंची, तब नेपाल सरकार ने चीन सम्राट को कर देना स्वीकार किया। जो कुछ टेसु लिम्पू लूट कर आए थे, उनको भी लौटा दिया। गढ़वाल के राजा को इस कार्यवाही की कुछ भी खबर नहीं थी, इसलिए राजा ने उनके दूसरे आक्रमणों से बचने के लिए अपने राज्य की दशा देखकर 25,000 रुपये वार्षिक कर गोरखों को इसलिए देना स्वीकार किया कि वे गढ़वाल पर आक्रमण न करें। रेपल लिखता है कि पहले 3,000 रुपये वार्षिक कर नियत किया गया, किंतु इसके पश्चात कितनी ही धमकियों से तिगुना 9,000 तक बढ़ा था। कोई कहते हैं कि केवल 12,000 रुपये वार्षिक कर ठहराया गया था। जो कुछ भी ठहराया गया हो, परंतु राज्य की कुछ काल की दीन दशा पर विचार करके एक स्वतंत्र राज्य को दूसरे को कर देने वाला बनना पड़ा। परंतु इस थोड़े समय में नाम मात्र की संधि से कोई लाभ नहीं हुआ। गढ़वाल पर किसी न किसी प्रकार की आपत्ति आती ही रही, जो श्रीनगर दरबार को समय समय पर उठानी पड़ी। राजा को इस नई संधि का फल यह हुआ कि नेपाल का एक एजेंट श्रीनगर में रहने लगा, जिसका खर्च उसके मित्रों सहित जो बद्रीनाथ की यात्रा के मिस आकर कई दिनों उनके पास रहा करते थे, अधिक बढ़ने लगा। यह बात कि श्रीनगर में नेपाली एजेंट रहने लगा किसी अन्य इतिहास से नहीं मिलती, न संभव है। यदि ऐसा होता तो संधि पत्र के विरुद्ध नेपालियों की चढ़ाई पुनर्वार गढ़वाल पर क्यों होती? यह वह हत्याकांड जो गढ़वाल के प्राचीन गाथा और जाति गीतों से लिया गया है, पुनर्वार चढ़ाई का कारण माना जाता है, जिसका वर्णन आगे मिलेगा। बल्कि कहा जाता है कि कारदारों के बीच वैमनस्य और स्वार्थपरता और अत्याचारों का बाजार पुनर्वार गर्म होना ही मुख्य कारण था, जिसका एक गीत रामाधरणी का गढ़वाल में अब तक भी गाया जाता है। विलियम्स लिखता है कि सन 1786 में बहादुर की माता राजेंद्र लक्ष्मी का देहांत हो गया। सन 1795 ईस्वी में रण बहादुर की अवस्था 19 वर्ष की थी। इसने अपने राज्य शासन की योग्यता जानकर राज्य प्रबंध अपने हाथ में लिया और अपने चाचा बहादुर शाह को कैद कर दिया, जहां वह पूरी तरह से सताया गया और भोजन न मिलने से तथा अन्य प्रकार के दुख देने से थोड़े दिनों में मर गया। नवनी अधिकार, जिसमें आरंभ से ही रक्तपात हो चुका था, ऐसा कष्ट देने वाला समझा गया कि मंत्री, सरदार, यहाँ तक कि रण बहादुर की प्रियतमा रानी भी उससे असंतुष्ट होकर विरुद्ध हो गई। तब उसको अपने कम असल पुत्र गिरवाण युद्ध विक्रम के लिए, जो बालक था, नेपाल का राज्य सिंहासन छोड़ देना पड़ा। अपने आप भागकर मई सन 1800 में बनारस में अंग्रेज सरकार की शरण लेनी पड़ी। नेपाल में फिर नई रीजेंसी हुई, जिसकी अधिष्ठात्री एक रानी हुई, जिस पर पहले राजा की नामे हरबानी थी। इसके भाग्य में गढ़वाल की विजय लिखी थी। दुर्भिक्ष तथा भूकंप की त्रासदियां। संवत 1860 सन 1803 में रात्रि के उस समय जब संसार निद्रा देवी की गोदी में अचेत पड़ा था, ऐसा भयानक भूकंप आया कि जिसका केंद्र यही गढ़वाल साबित हुआ था। उस भयानक भूकंप से पहाड़ टूटकर अनेक समूचे गांव दब गए। घरों का गिर जाना तो सहज बात है। उसके पश्चात मनुष्य
संख्या प्रति सैकड़ा 20 या 25 से अधिक न बची होगी। जो बचे वह भी घर परिवार विहीन हो गए। अन्न वस्त्र का अभाव हो गया। जहाँ देखो मात्र हाहाकार, मर्मभेदी शब्दों के कुछ भी कण गोचर नहीं होता था। ऐसे ही टूटे हुए पहाड़ों के खंड और खंडहरों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस दृश्य और नाद को देखकर सुनकर पाषाण हृदय भी द्रवीभूत होता था। मनुष्य की तो क्या कथा। ऐसे कहते हैं कि इससे पूर्व लगातार कई वर्षों तक पूरी फसल न उतरने से लोगों को अन्न पूरा नहीं पहुंच रहा था। 51-52 संवत में घोर दुर्भिक्ष पड़ा था, जो 51-52 के नाम से गढ़वाल में अब तक विख्यात है। मंत्रियों तथा सरदारों के मध्य द्वेषाग्नि। अब इससे बढ़कर भी एक और देवी कोप आ उपस्थित हुआ, जिससे गढ़वाल का सर्वनाश हो गया। उसका इतिहास इस प्रकार है। अब गढ़वाल के सर्वनाश होने का कारण भी सब एक साथ मिलकर मंत्रिमंडली के मध्य आविर्भूत हुए, अर्थात मंत्रियों में स्वार्थ परता पूर्ण रूप से अपना प्रभाव जमा चुकी थी। चुगली का बाजार खूब गर्म हो चुका था। राजा मंत्रियों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। मंत्रियों में उतार चढ़ाव का रोग फैल गया था। राजा इतना विवश था कि स्वार्थपरत मंत्री जो कुछ उससे करवाना चाहते थे वही बिना बात के बेचारे कि इसमें लाभ है या हानि तत्काल कर देता था। आह, कैसी विषधर सामग्री थी। इसके विष से राष्ट्र का भस्म होना तो स्वाभाविक है, परंतु इस एक भिक्षाटन करने वाले तुच्छ गृहस्थी के घर में भी यह सामग्री एकत्रित हो तो वह भी भस्मीभूत हो जाए। निदान प्रतिफल यह हुआ कि मंत्रियों और सरदारों के बीच प्रबल द्वेषाग्नि सुलग उठी। कृपाराम डोभाल उस काल दीवान था। वह संपूर्ण राज्य कार्य करता था। नित्यानंद खंडूड़ी के पास राज्य का दफ्तर था, परंतु वह कृपाराम के विरुद्ध रहा करता था। उस पर हर्षदेव जोशी से कुछ साजिश रखने का अभियोग चलाया गया और उस अभियोग के दंड में नित्यानंद की आंखें निकलवा दी गई और आंखों में नील भरवा दिया गया। उसका घर द्वार जब्त करके दफ्तर का चार्ज अपने नातेदार देवीदत्त को दिलवा दिया। फलतः श्रीनगर में सब अधिकार डोभाल जाति में तथा कृपाराम के नातेदारों में आ गए। कृपाराम का बहनोई श्री विलास राजा का पार्श्व रक्षक बनाया गया। श्री विलास का बड़ा भाई महानंद कृपाराम का सहकारी बनाया गया एवं सब अधिकार दीवान के पक्षपाती और नातेदारों को आते गए। गुंडे लोगों ने देखा कि इस काल चुगली की बड़ी कदर है। वह रोटी कमाने की एक अच्छी कला है। रोटियों के साथ साथ राजा और दीवान की कृपा पात्र बनने की भी इसमें शक्ति है। इसलिए उन्होंने भी अपनी कुटिल नीति का जाल बिछाना आरंभ कर दिया। नित्यानंद के नातेदार रामा और धरणी खंडूड़ी दोनों भाई फौजदार सेनापति थे। वह अपना कार्य निर्वहन कर ही रहे थे, परंतु नित्यानंद की यह दुर्दशा और दीवान की स्वार्थपरायणता उनको असह्य थी और उनके हृदय में कांटे के समान खटकती थी। उन दोनों ने अपने पक्ष के कुछ सरदारों को सम्मिलित करके दीवान कृपाराम को मार डालने के षड्यंत्र की रचना की, जो बहुत गुप्त रूप से थी। देहरादून के फौजदार घमंड सिंह को किसी बहाने से बुलाकर उसे कृपाराम को मार डालने पर बाध्य किया। उसने एक दिन राजा की सभा में दीवान से बात बात पर बिगड़कर तलवार से कृपाराम के सिर धड़ से जुदा कर दिया। दीवान के नातेदार श्रीविलास, भवानंद, देवीदत्त, धनीराम, महानंद प्रभृति को कैद कर दिया। घमंड सिंह की सहायता से खंडूड़ी जाति का प्रभुत्व बढ़ने लगा। सरदार रामा धरणी उनके मुखिया थे। इन्होंने राजा को अपने हाथ का खिलौना बना लिया। सेना, कोष,
दफ्तर सभी इनके अधिकार में आ गए, बल्कि यह कहना चाहिए कि गढ़वाल का भाग्य विधाता यही बन चुके थे। दीवानी के चार्ज के साथ स्वार्थपरता का चार्ज भी इन्होंने पाया, परंतु राज्य शासन की दशा पहले से ही कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अत्याचार और चुगली का बाजार पूर्ववत सरगर्म ही चलता रहा। तत्कालीन राज्य व्यवस्था पर हार्डविक का वृत्तांत। 1796 ईस्वी। उस काल की राज्य स्थिति का वर्णन कैप्टन हार्डविक, जो स्वयं श्रीनगर जाकर राजा से मिले थे, इस प्रकार करते हैं। मैंने गढ़वाल की यात्रा की। आबादी बहुत कम थी, लोग तबाही हालत में थे। देश का बड़ा भाग उजाड़ और जंगल था, उसमें आदमियों की बस्ती नहीं थी। शाही वंश में एक राजा और उसके दो भाई थे, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। वहां योग्यता के साथ सेना की लड़ाई की शिक्षा नहीं थी। कुल आय गढ़वाल, कुमाऊं, दून सहित 5 लाख होगी। यह आय सब भूमिकर, मसूलात और खान और सोना साफ करने की थी। माल गुजारी कुछ नकदी दी जाती थी, कुछ अन्न के रूप में। अन्न का औसत प्राय भूमि की उपज या उसकी मूल्य का आधा थी। मामूली व्यय को काटकर बहुत कम रुपया राजकोष में आता था। भूमि के लगान का बहुत बड़ा भाग सेना के खर्च में दिया जाता था, जो मुल्क के चारों ओर रहती थी। यहाँ तक कि राजधानी के आसपास की सेना और खास खास नौकर, गाने बजाने वाले और गाने वाली वेश्याओं का वेतन मनी ऑर्डर द्वारा अर्थात जमींदारों के नाम रुक के जारी होने से दिया जाता था। ऐसे भी मनुष्य मार्ग में उन्हें मिले जिनको वेतन लेने के लिए 30-30 मील तक जमींदारों के पास जाना पड़ता था। शेष माल गुजारी का ब्राह्मणों को दान और मंदिरों में चढ़ावे को जाता था। सोना धोने वालों का प्रबंध बहुत ही सीधा साधा था। प्रत्येक सोना धोने वाले को 100 रुपये वार्षिक देना पड़ता था, जिसकी कोई जांच नहीं थी कि कितना सोना मिला। खानों में काम करने वालों का वेतन पूरा न होने से खानों में काम नहीं होता था। केवल कृषक लोगों की आज्ञा थी कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार खानों से लोहा तांबा निकाल लें। व्यापारी वस्तुओं पर 6 रुपया सैकड़ा महसूल था। कोटद्वार की घाटी से 12,000 रुपये वार्षिक आय होती थी। जिनके पास तोड़ेदार बंदूक और तीर कमान या ढाल तलवार थे, और जो अपने अपने देश के भाग में या कहीं जहाँ कहीं वे सेना रखी गई हो वहां रहते थे। समस्त पहाड़ी लड़ने वालों का शस्त्र तलवार थी। 1,000 पैदल राजधानी में रहते थे। शेष सेना राज्य में विभक्त थी, जो मालगुजारी और दूसरे प्रकार के रकम वसूल करने में सहायता करती थी। सैनिकों का पहनावा, उनकी फौजी शिक्षा और समय पर वेतन देना, यह बातें सरकारी ओर से लापरवाही में छोड़ दी जाती थी, और यही कारण है कि राज्य की सेना बाद में युद्ध के समय कुछ काम न कर सकी, जिससे राज्य को हानि उठानी पड़ी। सेना रखने का नियम वही था जो देश में है। ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर की रिपोर्ट, सैनिकों के वेतन के लिए भूमि पृथक छोड़ी जाती थी, और वह भूमि सेना नायकों की अधीनता में, जिनको गढ़वाल में फौजदार कहते थे, रहती थी। ये अपने अपने देश विभाग का प्रबंध माली, अदालती और फौजी देखते थे। उनका यह भी काम होता था कि सरकारी मालगुजारी भी वसूल करते थे। छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा वह सब कर लेते थे। बड़े बड़े मामले उन अधिकारों के बाहर के होते थे और उनको श्रीनगर दीवान के पास भेजते थे। दीवान का यह काम होता था कि जो भी बड़ा मामला राजधानी में या राजधानी के निकट होता, उसका भी निपटारा करता था। लगभग प्रत्येक अपराध के लिए जब्ती या जुर्माना नहीं, परंच आत्मदंड होता था, चाहे अपराध कैसा भी बड़ा क्यों न हो। यहाँ तक कि खून के मामले में भी बहुत कम प्राण दंड दिया जाता था। यदि खून करने वाला राजपूत होता तो उसे सख्त जुर्माना लिया जाता। ब्राह्मण हो तो देश निकाले का दंड दिया जाता, परंतु जालसाजी के मामले में प्राण दंड दिया जाता था। एवं गौ हत्या करने वालों को भी, यदि डोम बड़ी जातों से छू जाए, जैसे कि एक राजपूत के हुक्के में डोम ने तमाकू पी ली, तो सख्त सजा होती थी।
बहुत कम ऐसे अवसर होते थे जब किसी को फांसी मिले। इसके अतिरिक्त डोम का या तो सिर काटा जाता था या फांसी दी जाती थी। पीछे गोरखों ने फांसी के बदले सूली पर चढ़ाकर अपराधी को मारने का हुक्म जारी किया था। हाथ या नाक काटने का दंड प्रायः बड़ी चोरी पर दिया जाता था। यदि कोई मनुष्य कम जाति की स्त्री से व्यभिचार करता था तो उससे साधारण दंड जुर्माने के रूप में होता था, परंतु उच्च जाति की स्त्री से व्यभिचार किया जाए तो स्त्री की नाक काट दी जाती थी और पुरुष को मरवा दिया जाता था। यदि यह दंड सर्वसाधारण में प्रकट करने की इच्छा हो तो दंड पाने वाला स्त्री के पति की इच्छा पर छोड़ दिया जाता था। यद्यपि राज्य का प्रबंध सीधी तरह पर राजा के शासन में था, तथापि राजा पूर्ण अधिकारयुक्त अर्थात जैसा चाहे वैसा करे नहीं था, बल्कि उसके अधिकारों पर नियंत्रण था। दरबार की उच्च श्रेणी के मंत्री लोग राजा की सम्मति देते थे और राजा को विवश हो उनकी सम्मति के अनुकूल कार्य करना पड़ता था, न कि केवल अपनी इच्छा के अनुकूल। वे लोग ये थे दीवान, दफ्तरी, वजीर, फौजदार और नेगी। किसी किसी वंश में यह पदवी वंशानुगत भी थी। वे यह भी कहते हैं कि जिन दिनों मैंने श्रीनगर की यात्रा की थी, उन दिनों गढ़वाल के महाराजा 25,000 रुपये वार्षिक गोरखा सरकार को देते थे। राज्य प्रबंध की स्थिति का चित्र कैप्टन हार्डविक खींच चुके थे, जिसकी समालोचना वे लोग अच्छी तरह से कर सकेंगे जो राजनीति विशारद हैं कि राज्य प्रबंध कितने अंश में अच्छा था और कितने अंश में बुरा। फौजदार रामाधरणी की हत्या। यह बात शासन पद्धति और राजनीति के विरुद्ध नहीं कि राजा मंत्रियों की सम्मति से राज्य कार्य करें, बल्कि राज्य का सबसे बड़ा अंग मंत्रिमंडल ही माना जाता है। चाहे संसार में किसी भी जाति अथवा देश का राज्य प्रबंध हो, उसका सिद्धांत यही है। राजा को मंत्रिमंडल संगठन करने और उनकी सम्मति से राज्य कार्य करने का नियम शास्त्र ने इसलिए बनाया कि सभी प्रकार की बुद्धि एक ही प्रकार के व्यक्ति में नहीं हो सकती, चाहे वह राजा हो या सम्राट। यह प्रायः प्रत्येक इतिहास कहता है कि जिस किसी राज्य का उत्थान या पतन आज तक हुआ है वह मंत्रिमंडल की योग्यता और अयोग्यता के कारण। इसलिए राजा लोग सदैव बुद्धिमान विद्वान मंत्रियों का संग्रह करते हैं, परंतु जब मंत्रियों में स्वार्थपरता हो और राजा बुद्धिमान न होकर ऐसे स्वार्थपरत मंत्रियों के हाथ का खिलौना बन जाए तो इससे अधिक अनर्थकारी और क्या हो सकता है। इतिहास से पता चलता है कि उस काल श्रीनगर दरबार में यह मसल चरित्रार्थ थी, जैसा कि तुलसीदास ने रावण के विषय में कहा है। तब रामचंद्र जी सेना लेकर लंका में घुस चुके थे और रावण खबर पाने पर भी निश्चिंत होकर एक अखाड़े में आनंद मना रहा था। सुना सिर शत सरिस सो संतत करे विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि न मन कुछ त्रास। कहाँ तो विषम समय मोह बाएं खड़ा था कि राज्य एक प्रबल शत्रु से पद दलित हो चुका था। 25,000 रुपये वार्षिक बोझ राज्य पर पड़ा हुआ था और शत्रु इस ताक में लगा था कि कब संधि की शर्तों में गड़बड़ी हो और कब हम राज्य को ग्रास करें। बुद्धिमानी तो यह होती कि सब लोग एकता के साथ ऐसा प्रयत्न करते कि राज्य शत्रु की अधीनता से मुक्त हो जाता। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता था तो समय के विपरीत हवा की ओर कुछ ध्यान देकर बैर भाव को कुछ काल के लिए बंद करके भीतर नहीं तो बाहरी एकता से राज्य कार्य संपादन करते हुए विपरीत समय को टाल देते। यह भी एक नीति थी। जब रोग की औषधि प्राप्त नहीं होती तो बुद्धिमान मनुष्यों का काम है कि वे जब तक औषधि मिलती है तब तक पथ्य से रोग को दवाई रखें, न कि कुपथ्य करके उसे प्रबल करते हैं। पर हाँ, स्वार्थ तुम बड़े बलवान हो, तुम कब तक यह बात होने देते। उनको तो यह समाई थी कि राज्य चाहे रसातल में चले जाए, परंतु स्वार्थ सिद्धि में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित न हो। बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
इसमें कोई संदेह नहीं कि नित्यानंद की आंख निकलवाई जानी ही इस भयानक नाटक का प्रारंभिक दृश्य था। खंडोड़ी बंधु रामा धरणी दो सगे भाई थे और अविभक्त थे। वे दोनों सेनापति थे, परंतु कुल राज्य प्रबंध मिलजुल कर करते थे। कृपाराम के नातेदारों के मन पर कृपाराम के हत्याकांड का दृश्य अभी विलीन नहीं हुआ था। वह भी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब रामाधरणी के विरुद्ध एक नवीन षड्यंत्र के नायक कुंवर पराक्रम शाह बनाए गए। उनको यह विश्वास दिलाया गया कि रामाधरणी के मारे जाने पर हम लोग राजा प्रद्युम्न शाह को गद्दी से उतार कर तुमको गढ़वाल का राजा बनवाएंगे। परंतु तब तक यह कार्य होना कठिन है जब तक रामाधरणी में से एक भी जीवित रहेगा। कुंवर पराक्रम शाह राज्य के लोभवश तुरंत इस कुटिल नीति के शिकार बन गए। रामाधरणी के मारे जाने का जो एक गीत गढ़वाल में गाया जाता है, उससे यह ऐतिहासिक घटना पूरी पूरी मिलती है। रामाधरणी अपने वैभव के सामने राजा को भी कुछ न मानते लगे थे। अन्य की तो गिनती ही क्या। इसमें संदेह नहीं कि षड्यंत्रकारियों ने विचित्र नीति से संभव है राजा को वश में कर लिया हो, या राजा को उदासीन भाव में रहने के लिए विवश कर लिया हो, या राजा को कुछ पता ही न हो। इसका वास्तविक कुछ पता नहीं चलता। अब इस नाटक के पूरे पात्र बन चुके थे। रंगी बिष्ट ने, जो नाम मात्र का दीवान रह गया था, सैनिक और उनके अफसर भी गुप्त रूप से अपनी पार्टी में मिला लिए। जब सब पात्र बन चुके थे तो तब श्रीनगर की रंगभूमि में यह नाटक खेला जाना आरंभ हुआ। रामाधरणी पर यह अभियोग लगाया गया कि इन्होंने सोने के सिंहासन को चुराकर अल्मोड़ा पहुंचाया है। अभियोग सच्चा था या झूठा, ईश्वर जाने। रामा उस समय पैनखंडा पर गने गया हुआ था। वहां उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। उन सैनिकों के साथ साजिश की गई जिन्होंने धूनी रामनी नामक स्थान पर रामा को धोखे से मार दिया। उधर धरणी प्रातःकाल नित्य क्रम में लगा था। उसी समय उसकी अधीन सेना के सैनिकों ने उसको घेर लिया। उससे कहा कि तुमको राजा बुलाता है, यह बुलावा अशुभ सूचक प्रतीत होता है। बहुत कुछ उसने कहा सुना, परंतु भावी तो विकराल रूप धारण करके उसके सर पर सवार थी। सैनिकों ने कुछ न सुनी। उसको पकड़कर शीतला की रेती नामक स्थान पर ले गए, जो श्रीनगर से मिला हुआ पश्चिम और अलकनंदा के किनारे एक रेतीला मैदान था। वहां पर धरणी को मार डाला। कौन कह सकता था कि इन 3 खूनों के पीछे इतने खून होंगे कि गढ़वाल की भूमि लाल हो जाएगी। अंत में निरपराध राजा के मस्तक कटने पर इस महान रौद्र रसपूरित दुखांत नाटक की समाप्ति होगी। परंतु यह बातें गढ़वाल के अदृश्य पटल पर अंकित थी। फ्रेजर का कथन है, यद्यपि उनको इस बात का विश्वास नहीं था, पालिया घाट के ब्राह्मण जो यमुनोत्री के मार्ग में एक भयानक और पवित्र पहाड़ी कंदरा में रहते हैं, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा प्रद्युम्न शाह पर बड़ी विपत्ति आएगी। गोरखाओं का राज्य बढ़ेगा, परंतु कुछ काल के पश्चात अंग्रेजों से हार जाएंगी। वास्तव में यह भविष्यवाणी उसी तरह चरितार्थ हुई। रामाधरणी की मृत्यु के पश्चात एक स्त्री जो रामाधरणी के कुटुंब की थी, जिसको गीत में बैजू की बामणी कहते हैं और जिसको नेपाल के राजगुरु की कन्या होना कहते हैं, पति वियोग से दुखित होकर रोती चिल्लाती सीधी नेपाल में अपने पिता के पास चली गई। उसे गढ़वाल के लिए साक्षात रणचंडी कहना चाहिए। उसने सब वृतांत रो रो कर अपने पिता और जाति के लोगों को सुनाया और बदला लेने की इच्छा प्रकट की। उधर वार्षिक कर जो नियत था 2-3 वर्ष से चुकाया नहीं गया था। नेपाल सरकार ने यह दोष गढ़वाल के सिर पर मढ़कर गढ़वाल पर आक्रमण करने का विचार पक्का कर दिया। गोरखा आक्रमण। फरवरी सन 1803 में गोरखा सेना अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, राजा नेपाल का चाचा तथा बामशाह के नेतृत्व में गढ़वाल को भेजी गई। कुमाऊं पर उनका पहले से ही अधिकार जमा हुआ था। इधर श्रीनगर की मंत्रिमंडली के महान उपद्रव तो मचा ही लिया था, परंतु अब शत्रु के आक्रमण होने का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया। इससे पूर्व स्वार्थ के मैदान में उनके इच्छा रूपी घोड़ों की घुड़दौड़ की बाजियां लगी हुई थी। कभी किसी ने बाजी मारी तो कभी किसी ने,
परंतु अब किंग कर्तव्य विमूढ़ की उक्ति चरितार्थ थी। अकस्मात आक्रमण में हो ही क्या सकता था। जब प्रद्युम्न शाह को सूचना मिली कि गोरखा सेना गढ़वाल की सीमा पर पहुंच गई है और गढ़वाल पर आक्रमण करना चाहती है, तब राजा ने उसी सेना से जो राज्य में विद्यमान थी सीमा पर पहुंचकर शत्रु का सामना किया। परंतु घोर युद्ध के पश्चात राजा की सेना के पांव उखड़ गए। राजा की सेना लड़ती और हटती रही, शत्रु की सेना लड़ती और बढ़ती रही। उसी समय गोरखा सेना एक दूसरे दल ने, जो भकुथापा और चंद्रवीर कुंवर के नेतृत्व में कुमाऊं में था, गढ़वाल के दक्षिण पूर्व की ओर लंगूरगढ़ की ओर से श्रीनगर पर आक्रमण किया और शीघ्र ही मार्ग साफ मिलने से श्रीनगर पहुंच गया। उधर राजा की सेना को मारता धकेलता गोरखा सेना का पहला दल भी श्रीनगर पहुंच गया। राजा और उसकी सेना दोनों ओर से शत्रु की सेना से घिर गई। राजा की रानी पहले ही गुजर चुकी थी। पराक्रम शाह की रानी 6 माह पहले से ही अपने भाई राजा रामशरण के यहाँ नालागढ़ गई हुई थी। प्रीतम शाह का विवाह नहीं हुआ था। राजा ने अपनी बुद्धिमानी के साथ किला गोरखाओं के हस्तगत होने से पूर्व ही किले से युवराज सुदर्शन शाह, कम असल लड़के देवी सिंह और छोटे भाई प्रीतम शाह को तथा किले के अंदर जो खवास और दासियां थी उनको यत्नपूर्वक निकालकर अलकनंदा से पार करवा दिया था। निर्जन किले पर गोरखाओं ने अपना अधिकार कर लिया। श्रीनगर से राजा और कुंवर पराक्रम शाह बची हुई सेना लेकर नदी के पार अपने बालक बेटे और भाई से जा मिले। एक आध लड़ाई अलकनंदा की वार पार मोर्चाबंदी से हुई, फिर भी राजा की सेना के पांव उखड़ गए। गोरखा सेना ने अलकनंदा नदी को पार करके राजा की सेना का पीछा किया। वहां से हटते हटते बाड़ाहाट तक पहुंचा। वहां भी गोरखा सेना से जो पीछा करती चली आ रही थी, युद्ध हुआ। प्रजा के लोगों ने राजा को तन मन धन और जन की सभी प्रकार से सहायता की। गढ़वाली धड़ाधड़ अवैतनिक रूप से राजा की सेना में भर्ती होने लगे। जिससे राजा की सेना कटती जाती थी, उतनी ही कमी नई भर्ती से पूरी होती जाती थी। परंतु यह भर्ती केवल संख्या तो बढ़ा लेती, किंतु काम की कुछ न होती, क्योंकि वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त गोरखा सैनिकों के मुकाबले नए भर्ती वे सिपाही क्या ही काम दे सकते थे। बाड़ाहाट के पश्चात एक लड़ाई चमुआ अर्थात चंबा, वर्तमान चंबा में हुई। उसके पश्चात महाराजा प्रद्युम्न शाह लड़ते लड़ते हटते देहरादून पहुंचे। गोरखा सेना भी पीछा करती हुई देहरादून पहुंची। अब महाराजा के पास धन जन कुछ भी शेष नहीं रहा था। महाराजा सहारनपुर गए। वहां राज्य सिंहासन और कुछ बहुमूल्य आभूषण बेचकर लंढौरा के गुर्जर राज्य रामदयाल सिंह की सहायता से रांगण, पुंडीर, गुजर राजपूतों की 12,000 सेना बटोरकर फिर से देहरादून आकर गोरखाओं पर आक्रमण किया। उस काल महाराजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर सेना का संचालन कर रहे थे। महाराजा ने गोरखाओं से तुमुल संग्राम किया, जो कि उनका अंतिम संग्राम था। यह संग्राम खुड़बुड़ा के मैदान में हो रहा था। सन 1804 की 4 मई को उसी मैदान में गढ़वाल के भाग्य का सूर्य अस्त हो गया, अर्थात एक गोली जो गोरखा सेना की ओर से आई थी, महाराजा के मस्तक पर लग गई। उसने तत्काल महाराजा की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। महाराजा औंधे मुंह घोड़े से गिर पड़े और सदैव के लिए शांत हो गए। कहते हैं कि गोरखा सरदारों में से ही किसी एक रणदत्त सरदार ने उसी समय यह भविष्यवाणी की थी कि महाराजा भूमि में पट आकर पड़े हैं, मानो भूमि को पकड़ लिया है, इसलिए यह राज्य उन्हीं के वंश में जाएगा और हमारी यह विजय थोड़े दिनों के लिए है। सेना सब तितर बितर हो गई। कुंवर प्रीतम शाह को गोरखों ने कैद कर लिया और काठमांडू भेज दिया, जहां वो 12 वर्षों तक नजरबंद रहे। पराक्रम शाह भागकर अपनी रानी और साले के पास नालागढ़ चला गया, जहां कुछ काल रहकर मर गया। वाल्टन के अनुसार पराक्रम ने कांगड़ा में संसार चंद के पास शरण ली। सुदर्शन शाह और देवी सिंह को कुछ चतुर सेवक रातों रात ज्वालापुर ले गए, जो हरिद्वार के पास
जिला सहारनपुर में है। महाराजा के शव को गोरखा सरदारों ने बड़े सम्मान के साथ सुदर्शन शाह के पास हरिद्वार पहुंचाया, जहां बड़ी धूमधाम के साथ उनके शव की दाह क्रिया हुई। गोरखाओं का वेग उस काल श्रावण की नदी के वेग के समान बढ़ रहा था। कारण यह था कि उस काल इस अंचल के सब राजा निर्बल थे। गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल हस्तगत करके उसके पड़ोसी सिरमौर को भी जा दबाया। सिरमौर को हस्तगत करके पहाड़ी भाग में पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। क्रमशः पंजाब की छोटी बड़ी सभी रियासतों को हस्तगत करते हुए कांगड़ा दुर्ग को भी जा घेरा। उस काल गोरखाओं का राज्य हिमालय के दक्षिण पार्श्व पर नेपाल से कांगड़ा तक फैल गया था। उसी वर्ष रण बहादुर काठमांडू में लौट आया और फिर बिना सोच विचार कर लोगों को कष्ट देने लगा। इसका फल यह हुआ कि एक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्रकारियों ने रण बहादुर को मार डाला। एक विश्वसनीय इतिहास से प्रतीत होता है कि रण बहादुर के छोटे भाई शेर बहादुर ने निरपराध मारे हुए मनुष्यों की एक सूची ली और अपना नाम उनमें पढ़कर तुरंत ही अवसर पाकर बालक राज्य को तमंचे से मार डाला। वह अर्थात शेर बहादुर भी बलराम शाह या भीम सिंह थापा द्वारा तमंचे से मारा गया। भीम सिंह थापा राजा के नेक सेवकों में से था, जिसके पिता अमर सिंह थापा के तन मन से गोरखों का राज्य दूर दूर तक पहाड़ों और सतलज नदी तक बढ़ाया था। कैप्टन रेपर का लेख। हस्तिदल चौतरिया नेपाल में वापस बुलाया गया। जिन दिनों अर्थात 1804 ईस्वी में कांगड़े के किले पर आक्रमण किया जा रहा था। हस्तिदल चौतरिया श्रीनगर का सूबेदार था। उसका भाई रुद्र शाह कांगड़ा गया। जब थापा वंश, जो कि साधारण कृषक वंश है, गिरने लगा तो इन दोनों भाइयों की नौकरी छुड़ा दी गई। रेपर लिखता है कि इन्होंने भीमगोड़ा के पास स्वयं सरसरी तौर पर मुलाकात की थी, जिस समय गढ़वाल के शासन से चौतरिया वंश पृथक किया गया था। शासन भैरव थापा के हाथ में जा चुका था।